तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है एंड देन हम लोगों ने कंक्लूड किया था कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या हुआ था और हमने कहा था कि हम उसके न्यूमेरिकल्स लेक्चर 2 में करेंगे। तो आज हमें करना है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ फोर्स एंड प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि अ नट इज ओपनड बाय अ रेंच ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 2 न्यूटन, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स नीडेड टू लूजन द नट। लीस्ट फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स, टाउ पूछा है। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी। तो फोर्स कितना है, 2 न्यूटन और डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो ये हो जाएगा 20/100, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा 4/10 दैट इज 2/5 मतलब 0.4 आ जाएगा। ये 0.4 न्यूटन मीटर, दिस विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द रिजल्टेंट टॉर्क इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये जो डायग्राम है इसमें ये जो है एक्सेस ऑफ रोटेशन है, इसको आप चाहें तो ओ लिख दीजिए। अब इसमें क्या है 1 2 3 4 5 फोर्सेज आर अप्लाइड एंड ऑब्वियसली ऑल द फोर्सेज हैव देयर टर्निंग इफेक्ट्स। वो अपना टर्न करना चाहते हैं। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा जो पांचों फोर्स लग रहे हैं इसमें से कितने फोर्स ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं लैमिना को और कितने हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो आप देखिए जरा, ये अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन है, जो 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा ऐसे, तो ये ऐसे घुमाना चाहेगा इसको क्लॉकवाइज। तो अगर आप देखें तो हम पहले लिख लेते हैं क्लॉकवाइज। तो 20 न्यूटन का फोर्स लगा और देखिए दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन एंड दिस इज द एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड इट इज गिवन, इट इज 1 मीटर। तो जो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स हुआ F इंटू डी, ये होगा 20 इंटू 1 प्लस, अब दूसरा देखिए कौन सा क्लॉकवाइज लग रहा है, ये तो ऐसे लगेगा तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज है। ये 200 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है आप देख सकते हैं कि एक्सेस ऑफ रोटेशन से गुजर रहा है, मतलब इसमें कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसकी वजह से ना तो क्लॉकवाइज होगा ना तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग थ्रू द एक्सेस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ये था, ये डिस्टेंस थी, यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये डिस्टेंस थी, यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये डिस्टेंस है, यहाँ कोई डिस्टेंस नहीं है एक्सेस ऑफ रोटेशन से, तो इसका तो कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। ये वाला जो फोर्स लगेगा इसको देखिए, 50 न्यूटन से फोर्स ऐसे लगेगा तो ये लैमिना को ऐसे घुमाएगा लाइक दिस क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में इसको भी ऐड करना पड़ेगा, F है 50 और डिस्टेंस है 5, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 5, तो यह हो जाएगा 20 प्लस 250 बराबर 270 न्यूटन मीटर। ये हो गया आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। आप देखिए 30 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे लैमिना को हिट करेगा तो लैमिना ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है। 30 इंटू 4, फोर्स ये है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 गिवन है, सो 30 इंटू 4 प्लस ये जो 80 है ना, ये ऐसे लग रहा है तो ये भी ऐसे घुमाएगा। तो 80 इंटू 3 भी कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो 80 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 120 न्यूटन मीटर प्लस 240 न्यूटन मीटर। तो कितना हो जाएगा ये 360 न्यूटन मीटर। अब आप देखिए कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना हुआ 360 न्यूटन मीटर, क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना हुआ 270 न्यूटन मीटर। तो कौन डोमिनेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कितने से 360 माइनस 270, 270 को न्यूट्रलाइज कर देगा, बट जो रिमेनिंग 90 है उससे ये डोमिनेट कर जाएगा। तो पूछा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट टॉर्क, तो आप लिखेंगे 90 न्यूटन मीटर इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन।
ये सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। On a seesaw, two children of masses 30 kg and 50 kg are sitting at a side at a distance of 2 meter and 2.5 meter respectively. Where should a man of 74 kilograms sit so as to balance the seesaw? ये सीसॉ है, ये फलक्रम है मान लीजिए। Two children of 30 kg and 50 kg they are sitting at a distance of 2 meter and 2.5 meter respectively. तो 2 मीटर पे पहला बच्चा बैठा है जिसका वेट है 30 kg और 2.5 मीटर पे दूसरा बच्चा बैठा है जिसका वेट है 50 kg। ये दोनों एक तरफ हैं, तो ऑब्वियसली दोनों कैसा मोमेंट ऑफ फोर्स बना रहे होंगे, एक जैसा ही, दोनों ऐसा बना रहे हैं क्लॉकवाइज। तो डेफिनेटली अगर इसको बैलेंस करना है तो जो पर्सन है उसको कहाँ बैठना चाहिए, जो मैन है 74 किलोग्राम का, ही शुड सिट ऑन द अदर साइड ऑफ द सीसॉ। कहाँ बैठे, लेट अस एज्यूम इफ द पर्सन इज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ x from the axis of rotation on the other side of the seesaw, it will balance the children's। 74 kg का जो इंसान है वो x मीटर पे बैठ गया तो बैलेंस कर लेगा, ऐसा हमने माना। अब अगर हमने माना कि इसने बैलेंस कर लिया तो जाहिर सी बात है कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट फॉर्म कर रहा है। अगर ये बैलेंस है तो सम ऑफ टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी सेम एज सम ऑफ टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो देखिए सम ऑफ टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा, फोर्स लग रहा है जो ये यहाँ पे 30 kg है और डिस्टेंस है यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके लाइन ऑफ एक्शन तक 2 मीटर्स का। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, कई बार बच्चे गलती करते हैं, वो सीधे लिखते हैं 30 इंटू 2 प्लस 50, यहाँ पे 50 इंटू ये डिस्टेंस 2.5, लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि देखिए 30 kg है, हमारा फोर्स जो मोमेंट ऑफ फोर्स का था वो मास इंटू डिस्टेंस नहीं था, वो फोर्स इंटू डिस्टेंस था। तो ये फोर्स नहीं है, ये तो मास है। मास को जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब जाकर के वो क्या बनता है, फोर्स या वेट। तो आप देखिए क्या होगा, हमें ऐसे लिखना होगा 30g, 30 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, g से, अब ये फोर्स बना, तो अब ये बना F1, तो 30 नहीं F1 है, 30 इंटू जी F1 है, 30 इंटू जी F1 है, उसका डिस्टेंस कितना है 2, तो ये होगा F1 D1 प्लस F2 कितना हुआ mg, तो मास है 50 इंटू जी इंटू डिस्टेंस कितना है 2.5, दैट इज इक्वल टू 74 g, क्योंकि ये भी मास था, इसको g से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये वेट बनेगा, इंटू डिस्टेंस कितना माना था x, और अभी ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। F1 D1 प्लस F2 D2 इज इक्वल टू F3 D3। सम ऑफ टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये अलग बात है कि यहाँ से g कॉमन हो जाएगा, यहाँ से g कॉमन हो जाएगा, g आप कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 30 इंटू 2 प्लस 50 इंटू 2.5, दैट इज इक्वल टू 74g इंटू x। अब ये g से ये g कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या वो आप देखें, जो बचेगा वो यूं होगा कि 30 इंटू 2 प्लस 50 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 74 इंटू एक्स। तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 30 इंटू 2 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 50 इंटू 2.5 125 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 74x, यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 60 प्लस 125 अपॉन 74। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। मैं कैलकुलेशन पूरी नहीं करता हूँ क्योंकि आप दैट इजली यू कैन सॉल्व, तो इसलिए उसमें जो है कुछ खास एज सच नहीं।
A uniform meter rule is pivoted at its midpoint. A weight of 50 gram force is suspended at one end of it. Where should a weight of 100 gram force be suspended to keep the rule horizontal? Again, it's a very simple question. एक यूनिफॉर्म मीटर रूल का मतलब होता है रूल ऑफ 1 मीटर दैट इज ऑफ 100 सेंटीमीटर, मतलब 0 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक ये है। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो 50 पे होता है, और ये कह भी रहा है कि weight of 50 gram force is suspended at one end of it. Where should a weight of 100 gram force? यहाँ पे एक एंड पे किसी भी तरफ आप सस्पेंड कर सकते हैं 50 ग्राम फोर्स। मिड पॉइंट पे सस्पेंडेड है, फलक्रम मिड पॉइंट पे लगा दिया। अ वेट ऑफ 50 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड एट वन एंड ऑफ इट, एक एंड पे हमने 50 ग्राम फोर्स सस्पेंड कर दिया। Where should a weight of 100 gram force be suspended to keep the rule horizontal? Let us assume if 100 gram force is suspended at a distance of x from the axis of rotation, then it will be balanced. तो ये हो जाएगा 100 ग्राम फोर्स। बस अब देखिए ये जो 50 से 100 कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 50 सेंटीमीटर, और ये क्या है x सेंटीमीटर। अब ये बैलेंस है अगर, तो ऑब्वियसली F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2, तो यहाँ से हो जाएगा 50 ग्राम फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम फोर्स इंटू x सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए आप 52 जा, so it will be 25 सेंटीमीटर, दैट इज आंसर। तो 25 सेंटीमीटर पे अगर सस्पेंड कर दिया जाएगा 100 ग्राम फोर्स का तो बैलेंस हो जाएगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, ऐसे एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई 25, तो 25 इंटू 100 करेंगे तो 2500 आया। यहाँ देखिए 50 इंटू 50 करेंगे तो इधर भी 2500 आया, तो 2500, 2500 इधर 2500 इधर, मतलब क्या है, यस वी आर राइट, बैलेंस है। A uniform meter rule rests horizontally on a knife edge at the mark 60 centimeter. When a mass of 10 gram is suspended from one end, at which end the mass must be suspended? What is the mass of the rule? देखिए important question है और काउंसिल में बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है कि यूनिफॉर्म मीटर रूल है, ये यूनिफॉर्म मीटर रूल है, मतलब 0 to 100. It is pivoted at the mark 60. ये सेंटर पे नहीं पाइवोट हुआ, अब की बार इसको पाइवोट कहाँ पे किया गया है 60 पे। तो आप यूँ समझो कि अगर सपोज कीजिए कि ये पूरी यूनिफॉर्म मीटर रूल यहाँ से यहाँ तक है और उसको हमने यहाँ पे 60 पे अगर पाइवोट किया है तो क्या होगा, इधर का पार्ट ज़्यादा है तो ये इस तरफ झुक जाएगा डेफिनेटली, एक लेमैन इसको ऐसे बताएगा। लेकिन अगर एक साइंस का बच्चा है उससे पूछे कि भाई ये इस पार्ट में क्यों झुक जाएगी, तो आप क्या बोलोगे, आप ये कहेंगे कि सर ये इस पार्ट में इसलिए झुक जाएगा क्योंकि जो ये लंबा पार्ट है, लॉन्गर आर्म जिसको आप कह सकते हैं, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी के अंदर लाई करती है, यहाँ पे लाई करती है, और यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो कि इसका जो मास ऑफ द रूल अगर हमने माना m है तो वेट ऑफ द रूल क्या हो जाएगा mg हो जाएगा, और जो वेट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही एक्ट करता है। तो यहाँ पे इसका अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने की वजह से इसका वेट ऐसे लग रहा होगा जिसकी वजह से ये इधर झुक जा रहा है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होती है इसकी, ऑब्वियसली सबको पता है कि सेंटर पे होती है 50 पे होती है। तो अगर हमने मास ऑफ द रूल m ले लिया तो mg यहीं पे ऐड करेगा, वो हम बाद में देखेंगे। पहले आप देखिए ये बात समझ में आ गई कि इधर जो लॉन्गर आर्म में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने की वजह से ये इस तरफ झुक जाता है। तो ऑब्वियसली 10 ग्राम का वेट सस्पेंड किया गया है किसी एक एंड पे जिसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल है, तो डेफिनेटली इधर तो नहीं किया गया होगा क्योंकि इधर तो ऑलरेडी ये झुक रहा है। आप 10 ग्राम का मास भी यही सस्पेंड कर देंगे तो बहुत तेजी से झुक जाएगा। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इधर चूंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा था, लिहाजा इसको हॉरिजॉन्टल रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए जो 10 ग्राम का मास सस्पेंड किया गया किसी एक एंड पे वो शॉर्टर आर्म के इस एंड पे होगा। तो ये बैलेंस ही तभी है जबकि इस एंड पे 10 ग्राम का मास सस्पेंड किया गया। अगर वेट के रेस्पेक्ट में बात करें तो 10 ग्राम फोर्स, या इसको 10 इंटू जी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जी ग्राम नहीं है,
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो अब ये जो 10 ग्राम फोर्स लगा है ये इस तरफ लगेगा, 10 ग्राम का जो मास लगा है 10 ग्राम का मास इस तरफ लगेगा और वो इसको ऐसे क्लॉकवाइज फॉर्म करेगा। और अगर इसका अपना मास रूल का m है तो इसका जो वेट mg है वो यहाँ पे एक्ट करेगा mg और वो उसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट फॉर्म करेगा और इन्हीं दोनों के चलते ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, ये होगा mg इंटू लाइन ऑफ एक्शन ये, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये, डिस्टेंस ये 10, क्योंकि हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दिस दैट इज इक्वल टू 10g, 10g इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 40, 40, g से g कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, मास इज इक्वल टू 40 ग्राम, दैट इज आंसर। तो ये है आपका आंसर कि मास ऑफ द रूल कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आपने देखा। अब इसके ऊपर बेस अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। A uniform meter rule balanced horizontally on a knife edge placed at the 58 centimeter mark when a weight of 20 gram force is suspended from one end। देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जो उसके पहले वाला क्वेश्चन था। वो क्या था, यूनिफॉर्म मीटर रूल था, 60 पे पाइवोटेड था और 60 पे पाइवोटेड होकर के भी बैलेंस इसलिए था क्योंकि शॉर्टर आर्म पे 10 ग्राम का एक मास सस्पेंडेड था। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन ये है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म मीटर रूल है 0 to 100 जिसको आप कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर तक, ये पाइवोटेड है यहाँ पे, दैट इज एट द मार्क 58 सेंटीमीटर। तो फिर वही चीज होगी, अगर 58 सेंटीमीटर पे मार्क है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी 50 पे होगा, इसका जो रूल है इसका मास अगर m है तो इसका वेट होगा mg और वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ फोर्स फॉर्म करेगा। तो ये जो ऐसे है यहाँ पे अगर इसका वेट लग रहा है तो ऐसे घुमा देगा, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाता नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अभी इक्विलिब्रियम में है कब, जब 20 ग्राम का एक मास सस्पेंड किया गया है एट वन एंड ऑफ द रूल। तो पूछा गया है किस एंड पे करें, उसका डायग्राम बनाइए। तो ऑब्वियसली इट शुड बी ऑन द शॉर्टर आर्म। 20 ग्राम का मास यहाँ पे सस्पेंड किया गया, उसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट हो जाएगा। तो ये पहले पार्ट का आंसर है। ये एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म कर रहा है और ये क्लॉकवाइज फॉर्म कर रहा है, इसी के चलते ये दोनों इक्विलिब्रियम में हैं। पहला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। फिर कहता है व्हाट इज द वेट ऑफ द रूल, मतलब कुछ नहीं, हमें mg निकालना है, वेट पूछा है। तो आप देखिए क्या होगा, mg इंटू यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये 8 है, mg इंटू 8 इज इक्वल टू 20g इंटू ये कितना हो जाएगा 42, 42। तो कुछ नहीं है, अगर वेट ही पूछा है तो सीधे mg पूछा है, व्हाट इज द वेट ऑफ द रूल, mg पूछा है, तो यहाँ से हो जाएगा 20g इंटू 42 अपॉन 8। तो जितना भी आएगा दैट इज द आंसर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मास पूछा होता तो g से g कैंसिल कर देते, फिर 20 इंटू 42 अपॉन 8 ये ग्राम में आ जाता, अभी जो आएगा वो ग्राम फोर्स में आ जाएगा जो कि वेट पूछा गया है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी का। ये क्वेश्चन आप देखें कि यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन अ फुलक्रम एट मार्क 40 सेंटीमीटर। एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, मतलब 0 to 100, ये बैलेंस कहाँ पे है, 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस है। इसका अपना वेट कितना है 100 ग्राम। तो ऑब्वियसली जो 100 ग्राम इसका जो वेट है, मतलब 100 ग्राम, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लगेगा। मार्क 40 सस्पेंडिंग एन अननोन मास m एट द मार्क 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पे एक अननोन मास m सस्पेंड किया गया है, टू विच, तो पहले पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो देखिए 20 पे इसको सस्पेंड किया गया, इसका जो वेट होगा mg होगा, इसका जो होगा 100 इंटू जी होगा, ये ग्राम नहीं है 100 इंटू जी मान लीजिए इसको। तो क्या हो जाएगा कि अब ये बैलेंस अगर है तो 100g इंटू दिस इज इक्वल टू mg इंटू दिस। तो यहाँ से आ जाएगा mg इंटू
20 से 40 तक का डिस्टेंस 20 इज इक्वल टू 100G इंटू 40 से 50 मतलब 10। G से G कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 एंड 0, तो मास आ गया 50 ग्राम। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया, जो पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ये क्लियर हो गया। To which side the rule will tilt if the mass m is moved to the mark 10 सेंटीमीटर। हमने निकाल लिया कि मास 50 ग्राम है, कह रहा है कि अगर इसी मास को हम 10 ग्राम पे सस्पेंड कर दें तो ये किस तरफ टिल्ट हो जाएगी, और आगे ये भी पूछा है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट मूवमेंट नाउ, क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल सा है, हम इसको हटाते हैं यहां से, ये हट गया, 20 से हट गया। कह रहा है कि वही जो आपने निकाला है मास, उसको हमने आपके 10 पे सस्पेंड कर दिया। क्या निकाला था? 50 ग्राम। तो 50 ग्राम को यहाँ पे सेट कर दिया, तो 50 ग्राम इंटू जी कर दिया, तो ये हो गया इसका वेट। ये जी ग्राम के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये 50 इंटू जी है, 50 ग्राम इंटू जी है, चाहे इसका 50 ग्राम फोर्स कहिए चाहे 50 इंटू जी कहिए। अब क्या होगा, अब आप देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना हुआ? 30 हो गया। फोर्स कितना हुआ? 50G। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हुआ? 50G, 50G इंटू 30 सेंटीमीटर। आप कह सकते हैं 1500 ग्राम फोर्स इंटू सेंटीमीटर। और अगर हम क्लॉकवाइज की बात करें तो क्लॉकवाइज ऐसे बन रहा है 100G इंटू 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो क्लॉकवाइज आ रहा है 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है 1500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो रिजल्टेंट क्या होगा? ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट हो जाएगा, और कितने से? 1500 माइनस 1000 दैट इज 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर से ये टिल्ट हो जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट क्या कह रहा है? हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाई अनदर मास ऑफ 50 ग्राम। बेसिकली ये एक क्वेश्चन ना, कई सारे क्वेश्चन इसमें मिला के लंबा क्वेश्चन कर दिया, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। आप देखिए बहुत सिंपल सा है, मैं थोड़ा सा जगह बना लूँ अपने लिए। आप देखिए इसको हम हटा रहे हैं, जो चीजें लगी थी वो तो लगी ही रही। अब आपको 50 ग्राम का एक मास और दे दिया गया और कहा यह गया है कि आप उसको कहीं भी बैलेंस लगा दीजिए, लेकिन ये जो बीम है, ये जो सीसो है, ये कैसा होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। तो आप देख सकते थे कि एंटी क्लॉकवाइज ऑलरेडी डोमिनेट कर रहा था, क्लॉकवाइज कम था, तो हमें कहीं ना कहीं इससे फलक्रम से इस तरफ राइट हैंड साइड पे सस्पेंड करना पड़ेगा, जिससे वो भी कैसा फॉर्म करे? क्लॉकवाइज। तो हमने माना ये कि वो अगर इधर से एक्स डिस्टेंस पे कहीं सस्पेंड होता है तो बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट उस सूरत में क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट उस सूरत में किसके बराबर हो जाएगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट के। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना था? 50G पूरा कर दे रहे हैं, वैसे तो शॉर्ट में हो सकता है सीधे सीधे 500 ग्राम फोर्स को उधर x इंटू 50 कर दे तब भी काम बन जाता, लेकिन नहीं, हम पूरा कर रहे हैं। ये 50G फिर से ग्राम नहीं है, ग्राम फोर्स हमने लिया है 50 इंटू जी इंटू 30, 50G इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 100G इंटू 10 प्लस, अब हमने माना ये जो 50 ग्राम का जो मास था वो हमने इधर x पे डिस्टेंस पे कहीं सस्पेंड किया है, तो हो जाएगा 50 इंटू जी कर देंगे तो भी वेट हो जाएगा, इंटू x हमने कर दिया कि x पे माना हमने सस्पेंड किया तो बैलेंस हो जाएगा। अब आप देखिए g यहाँ से कॉमन हो जाएगा और वो कॉमन g यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1500 इज इक्वल टू 100 इंटू 10 1000 प्लस 50 इंटू एक्स, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 500 इज इक्वल टू 50x, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 एंड 0, x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि सारा कुछ सेंटीमीटर में था। मतलब इससे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अगर सस्पेंड किया जाए तो 40 से 10 सेंटीमीटर यहीं आ जाएगा, मतलब 50 पे एक और वेट सस्पेंड कर देते 50 का, तो बात बन जाती है। अब आप देख सकते हैं अब ये 150 हो गया, तो 150 इंटू 10 1500,
और 15 to 30, तो ये आपका आंसर है। तो ये था आपका मोमेंट ऑफ फोर्स और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के ऊपर बेस कुछ एक न्यूमेरिकल्स जो आपने देखे। अब हम लोग इसके आगे जो पढ़ेंगे वो कपल पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कपल से।